हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम सारा देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे बैलेंस करना है। उन चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो रिएक्शंस होता क्या है, जहाँ पर भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर में, उनको ही चेंजेस को जो केमिकल चेंजेस होते हैं पर्टिकुलरली उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होते हैं कि कोई चीज़ उसमें ऐड हो गई या कोई चीज़ माइनस हो गई। तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको क्लासेस में करवाई भी होंगी। अब जैसे ये एक्टिविटी करवा रखी है, इसमें क्या हुआ है, जो वाइट फ्लेम है एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, जो मैग्नीशियम पाउडर को आपने बर्न किया है। यहाँ पे एक लिट ले रखी है, ये मैग्नीशियम रिबन का है, इसको एक बर्नर पे बर्न किया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी फ्लेम का कलर भी वाइट है और जो ये नीचे वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे आके गिर रहा है, ये भी एक वाइट पाउडर है। तो ये एक चेंज है जो आया है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जब उसको बर्न किया जाएगा तो ऑफकोर्स बर्निंग की कोई भी प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो इसके बर्न होने से ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। देन ये आपके और भी कितनी सारी आपके एक्टिविटीज़ करवा रखी हैं। कोई भी चेंज इन स्टेट में चेंज होता है, कलर में, गैस में, टेम्परेचर में, जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे किसी ना किसी रिएक्शन के वजह से आते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी चेंज है जो किस चीज़ से मतलब प्रॉपर एक वे क्या है, किस में क्या चीज़ ऐड करने से क्या चीज़ बन रही है, उनको इक्वेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब ये दोनों चीज़ों को रिएक्टेंट बोलते हैं, जहाँ से रिएक्शन है जो स्टार्ट होती है। और फिर ये एरो है, एरो का मतलब कि इसके बाद बनाएगा क्या, और जो इधर आके बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, बीच में एरो आता है और लास्ट में यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें देखना क्या है, जो LHS है मतलब जो इस साइड लिखा हुआ है, और जो RHS है जो इस साइड लिखा हुआ है, वो दोनों क्या है, इक्वल होनी चाहिए। और जो एरो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि इधर से जो रिएक्शन है वो इधर बनी है, पहले ये था, यहाँ से ये चीज़ बन के आई है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे तो हमने सिंपल रिएक्शन को इंग्लिश में लिख रखा है मैग्नीशियम, लेकिन इसको सही लिखने का तरीका क्या है, केमिकल फार्मूले से। तो वो क्या है, अच्छे से उभर के आता है। जैसे यहाँ पे Mg लिखा है मतलब मैग्नीशियम, O2 लिखा है मतलब ऑक्सीजन, और बन के क्या है, MgO। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। बैलेंस का क्या मतलब है कि दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल करना है, जो हमने अभी पढ़ा है कि अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे Mg लिखा है, एक Mg है, यहाँ पे भी एक Mg है, मतलब Mg है जो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे O2 है और इधर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो ए ऑक्सीजन इसमें बैलेंस नहीं है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड है जो वो 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, और इधर है 1 ही है। तो बैलेंस्ड, अगर बैलेंस नहीं है तो सच ए केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल बोलते हैं और उसको हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस करने का तरीका क्या है, अब वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल। अब ये देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या हो गया, जिंक और सल्फ्यूरिक है जो वो जुड़ जाएंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग से रिलीज हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब इसमें क्या है, देखो Zn यहाँ पे ये सबका बता रखा है। Zn एक इधर भी एक है और उस साइड भी एक ही है। H है जो इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स 2 थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। और S क्या है, यहाँ पे एक S था, यहाँ पे भी एक ही S है। और ऑक्सीजन यहाँ पे O4 था, यहाँ पे भी O4 है। तो ये क्या है, बैलेंस है। अब ये एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, इसको हमें बैलेंस करने का ट्राई करना है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, ये तो ठीक है। Fe यहाँ पे एक ही है, इधर 3 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक है, इधर 4 है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, मॉलिक्यूल्स काउंट किए हैं, किसके कितने कितने क्या हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या किया इन्होंने, जो H2O है उसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe3O4 है, वहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 1 था, तो इसको भी अब कम तो नहीं कर सकते, तो जो कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन 1 दे रखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो H2O का मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसके आगे 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे अब ये देखो कि H2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे H2
2 था, अब यहाँ पे H2 के भी 4 हो गए हैं, मतलब यहाँ पे H 8 हो गया है। तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये H के 2 थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी 4 आ जाए, ताकि इधर भी H के 8 हो जाए। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। देन क्या होगा, हमें Fe को भी बैलेंस करना है। Fe को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे Fe के इधर 3 मॉलिक्यूल हैं, इधर 1 है, तो इधर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब फाइनली क्या है, ये इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई है। द इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि खुद से ही अंदाज़ा लगा के अमाउंट को अपने ऐड करना है। जो आगे किसी भी फार्मूला के आगे एक कांस्टेंट नंबर हम डालते हैं, 1 2 3 4 जितने भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो वो एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोला जाता है। अब और क्या है, अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में, तो हम उसकी फिजिकल स्टेट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे G मतलब गैस है, L मतलब लिक्विड है, A क्या मतलब एक्वस सोल्यूशन है, और S मतलब सॉलिड सोल्यूशन है। ये हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ में मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है। ये रिएक्शन है, यहाँ पे Fe के साथ में S लिखा है, मतलब ये जो है सॉलिड में है। H2O के साथ में गैस लिखा हुआ है, Fe3O4 के साथ में S लिखा है, मतलब ये सॉलिड है। तो ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सिंबल G है, तो H2 टू इंडिकेट दैट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो H2O के साथ अगर गैस G लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टीम के फॉर्म में है। और नाउ अगर हमें कुछ और भी ऐड करना है, जैसे टेम्परेचर कितना है इस रिएक्शन में, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट क्या डाला है, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं अबव और बिलो दी एरो। जो एरो लगा है उसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं कि वो रिएक्शन स्टार्ट कैसे की गई है। अब जहाँ पे ये रिएक्शन है CO और 2H2, इसमें हमने 340 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डाला है, फिर जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। वैसे ही नीचे वाला जो रिएक्शन है, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से हुआ है, तो ये चीज़ें हम एरो के ऊपर लिखेंगे, फिर रिएक्शन है जो आगे टेक प्लेस करेगा। देन नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इसकी टाइप्स भी पढ़ने कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कम्बिनेशन मतलब कोई चीज़ें कंबाइन हो रही है। तो जैसे ही कोई दो चीज़ें, अब यहाँ पे लिखा भी है कि कोई भी ये दो चीज़ें कंबाइन होकर जब कोई चीज़ बनती है, ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे इसको और इसको मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एंड मोर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि वो कंबाइन होकर कोई रिएक्शन बना रहे हैं। अब ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड। जो इस रिएक्शन में स्लेक्ट लाइम बना है, ये वाला हमारा स्लेक्ट लाइम को सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसको वैसे स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो ये वाइट वॉशिंग वॉल्स, मतलब जो दीवारों पे हम कलर करवाते हैं, रंग करवाते हैं, उसमें यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक थिन लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट्स की। और वो क्या प्रोवाइड करती है, उसे एक शाइनी फिनिश प्रोवाइड करती है, जैसे कि मार्बल्स में यूज़ होता है। तो ये उसका रिएक्शन है कि वो धीरे धीरे आफ्टरवर्ड्स वो शाइन क्यों करने लग जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से शाइनी लेयर बना लेता है रिएक्ट करके। इसकी और एग्जांपल क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे ये है C और O2 मैच करके CO2 बन रहा है, H2O2 मैच करके H2O बन रहा है। और इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व। जब ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, जब कोई भी दो रिएक्टेंट्स मैच होते हैं, अपना रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ से हीट रिलीज़ होती है। तो वो हीट, जिस भी रिएक्शन में से हीट रिलीज़ होगी जब प्रोडक्ट्स बनेंगे, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ये भी एक एक्सोथर्मिक है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे हमें एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और हम खाना खाते हैं। जब डाइजेशन होता है तो जो फूड हमने खाया है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता जाता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी कुछ भी खाया, राइस, पोटैटो, ब्रेड, तो उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स डला होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये भी आगे टूट जाता है ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से। जैसे हम रेस्पिरेशन, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चलती है, तो ऑक्सीजन से जाके कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, और वो ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दिस रिएक्शन इज़ अ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक। जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं वो डिकम्पोज होते रहते हैं, पड़ जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं, उनको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोला जाता है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उसके उल्टा है। उसमें क्या था, दो रिएक्टेंट्स थे जो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा जो डिकम्पोज होके दो
प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो सिंपली ये जैसे दे रखा है यहाँ पे, इधर एक ही रिएक्टेंट है, इसको हीट प्रोवाइड किया, उसके बाद ये 3 प्रोडक्ट्स में टूट गया। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ए केमिकल कार्बोनेट टू केमिकल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब केमिकल ऑक्साइड इज़ अ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सीमेंट्स बनते हैं उसमें भी यूज़ होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब इसमें कुछ और रिएक्टेंट तो ऐड नहीं हो रहा, तो ये पड़ा कुछ तो होगा, तो इसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर इसको बोलते हैं। और हीट प्रोवाइड करने पे जो भी रिएक्शन होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ये लाइमस्टोन पड़ा है, तो इसको हीट प्रोवाइड किया, देन क्विक लाइम और CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, इसको हीट किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या है, एमिशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एमिशन होगा, ये गैस रिलीज़ होगी, जैसे ये रिएक्शन इन्होंने बता रखी है। आगे ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको सारी स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स में करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। यहाँ पे सनलाइट में रखा है सिंपली, ये एक रिएक्शन, सनलाइट है तो देखो एरो के ऊपर लिखा हुआ है, जो भी कैटलिस्ट है या कुछ भी वो एरो के ऊपर लिखा जाएगा। इसमें क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, सेम ये भी रिएक्शन वैसे ही हो रही है कि इधर एक रिएक्टेंट है और इधर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो ये रिएक्शन है ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें और कोई भी रिएक्टेंट नहीं डलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें एरो के ऊपर एज ए कैटलिस्ट या कोई भी एनर्जी तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक। अब पहले वाली कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 रिएक्टेंट्स मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, तो कुछ हीट रिलीज़ हो रही थी, तो उसको हीट रिलीज़ होने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही रिएक्टेंट है, वो आगे जाके अलग से प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन उसको हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ी है, हीट देनी पड़ रही है। तो जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ती हैं उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, और जिसमें से हीट रिलीज़ होती हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसमें 2 चीज़ें हैं और उसको किसी और चीज़ के साथ ऐड करेंगे, तो ये जो अलग से है ना, ये तो रिलीज़ हो जाएगा, और जो अलग था ये इसमें आके जुड़ जाएगा। मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब रिप्लेस कर सकते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अब यहाँ पे है, ये कील है, इसमें डाली थी, अब जब इसमें कील डाली है तो उस कील का कलर चेंज हो गया, और जो इसका ब्लूइश कलर था वो टोटली वाइट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट फेड्स। अब इसमें हुआ क्या है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन से समझ आएगा, यहाँ पे जिंक था, ये कॉपर सल्फेट है। अब इसमें क्या हुआ है, जो SO4 है ये Cu से हटके जिंक के साथ लग गया, ZnSO4, और Cu है जो अलग रह गया। ऐसी सिमिलरली Pb अलग था, CuCl2, अब इसमें Cl2 Pb के साथ जुड़ जाएगा जाके, और Cu है जो वो अलग निकल जाएगा। मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों, और ये हुआ क्यों है, क्योंकि कॉपर है जो Cu है, जिंक एंड लेड, जो जिंक है Zn और जो लेड है Pb, आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। कॉपर से वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको हटा के उसकी जगह पर आ जाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इन रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि 2 चीज़ें डिस्प्लेस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे है, ये एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड है, लेकिन जब होगा, अब इसमें Na है जो SO4 के साथ था, BaCl2 के साथ था। अब Cl2 है जो वो Na के साथ चला जाएगा, और SO4 है वो B के साथ, मतलब दोनों ही अपनी अपनी पोजीशंस पे से चेंज हो जाएगा। 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बिल्कुल ही सिंपल है। अब ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर, ये एक दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन है जो माइनस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब ये सिंपल है कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर। अब ये था कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करी, अब ऑक्सीजन ऐड हुई तो कोई भी कंपाउंड बना, लेकिन ऑक्सीजन तो ऐड हुई ना, तो ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब अगर इसी को रिवर्स कर दें, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अगर वापस इसको रिवर्स कर दें, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये वापस से कॉपर आ जाएगा।
अब ये रिवर्स हुआ है हाइड्रोजन के ऐड होने से, तो हमें ये भी याद रखना है कि जब भी, अब इसमें क्या है, पहले तो ये देखो O है जो Cu के साथ था, तो Cu में से O चला गया, तो जो Cu है यहाँ पे लिखा भी था, जो कॉपर ऑक्साइड है लूजिंग ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये रिड्यूस हो गया। लेकिन जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके साथ तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया ना, तो जो हाइड्रोजन है इस गेनिंग ऑक्सीजन तो बीइंग ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीजन क्या है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा। सच रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है कि किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रिडक्शन भी हो रही है, किसी में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन का OX है और रिडक्शन का RED है, तो ये मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन बनाता है। जैसे ये एक है CuO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होके H2 के साथ चला गया, तो ये रिएक्शन, ऊपर से H का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu का रिडक्शन हो रहा है, तो ये प्रॉपर एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। ऐसे ये भी एग्जांपल्स दे रखी हैं, इसमें ZnO रिमूव होके C के साथ चला गया, तो Zn है जो रिड्यूस हो गया और C है जो वो ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली दिस वन। अब नाउ कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ZnO इज रिड्यूस्ड। सिमिलर, ये सारी ऊपर वाली रिएक्शंस का ही बता रखा है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये चीज़ भी देखनी है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन से भी मैटर करता है। कोई भी सब्सटेंस जिसने गेन किया है ऑक्सीजन को या लूज़ किया है हाइड्रोजन को, उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसी की वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। जब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही बोला जाएगा। और सब्सटेंस विच लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, या ऐसे मान लो कि ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ है लेकिन हाइड्रोजन गेन हो रहा है, तो उसको भी रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो सिमिलरली ये दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिपेंड करती हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाएगा, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाएगा। और अगर दूसरी बात करें रिडक्शन की, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। अगर हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस्ड ही बोला जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ में क्या है, जैसे सबसे कॉमन है कोरोजन, जो हम कहते हैं जंग लग जाती है लोहे को, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मोस्टली क्या होता है जब ऐसे ही पड़ा रहती हैं कोई चीज़ें, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इन, जैसे मॉइस्चर और एसिड, ऐसे ही खुले में कोई लोहा पड़ा है तो वो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट होगा, हवा में कितनी सारी गैसेज हैं, तो उन रिएक्शन से वो करोड हो जाते हैं, उसी को कोरोजन बोलते हैं। जैसे सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कोज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन नेलिंग्स एंड शिप्स। देन रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे ये लोहे पे पड़ा पड़ा कोरोजन हो जाता है, वैसे ही रेंसिडिटी है जो खाने की चीज़ों में है, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उनको बचाने। जैसे अब पैकेट्स में खाना आता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो भी अगर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसमें रेंसिडिटी बन जाती है और टेस्ट चेंज ना हो, इसलिए हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ताकि फूड ख़राब ना हो। जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं उनमें नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो पाएँ। इसी चीज़ को, ये मतलब खाने की चीज़ों में अगर वो रिएक्शंस हो रही हैं तो उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। देन चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।